मयूर भाई फेसबुक लाइव शुरू कर दिए कि नहीं? मयूर भाई फेसबुक लाइव मेंस वो चल रहा है ना, मेंस हाँ चलिए, चलो सभी को नमस्कार। और इस कोरोना महामारी की समय के अंतर्गत लगभग अनेक प्रकार की वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता चला आ रहा है। पिछले 3-4 महीने यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हम भी इस प्रकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी की इकाई है उसके अंतर्गत हम इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको ज्ञात होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत दोनों राज्यों के बीच में पेयर बना। जैसे हमारे गुजरात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ पेयर बना, और ऐसे अलग अलग राज्यों के साथ पेयर बना हुआ है। और समय समय पे उनकी साल भर की जो एक्टिविटीज है वो निर्धारित किया गया है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनिवर्सिटी लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल का, स्टेट लेवल के साथ स्टेट लेवल का, इस प्रकार की अलग अलग जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनके साथ, शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके साथ एक प्रकार की पीयर ग्रुप बनाया गया। और उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि एक राज्य की सांस्कृतिक या संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, खान पान, रहन सहन, उनकी इतिहास के बारे में, उनकी धरोहर के बारे में एक राज्य दूसरे राज्य के बारे में जान। इसमें अनेक प्रकार की एक्टिविटीज किया गया है। और उसके में से एक जो पिछले साल से चला आ रहा है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत डे, यानी कि EBSB डे। EBSB डे के अंतर्गत हमने गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूरी हर 12 महीने की हमने 10 ऐसा इम्पोर्टेंट दिन को चुना है, और उस दिन को हमने ईयरमार्क किया हुआ है कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि EBSB डे के रूप में यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उसको मनाया जाएगा। और हमने लगभग जितने भी हमारे देश में महापुरुष जन्मे उन सभी महापुरुषों को हमने एक एक दिन निर्धारित किया हुआ है। और उसी कड़ी में आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी EBSB डे के अंतर्गत ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ी खासियत है कि आज 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे वीर महापुरुष क्रांतिकारी का आज जन्मदिन था, जिन्होंने न केवल संघर्ष किया बल्कि हंसते हंसते पूरी इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिए। इनकी आज जन्मतिथि पर हम आज ये कार्यक्रम उनको याद स्मरण के रूप में इस कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं, और एज ए नोडल ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आज की इस कार्यक्रम में हमारे जो वेबिनार है उस कार्यक्रम में जो सेशन चेयर करेंगे वो है हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर, जो कि एक न केवल अनुभवी है बल्कि उनकी गहरा अध्ययन और रुचि है समाज शास्त्र में। एक वैज्ञानिक होने के बावजूद भी, एक अच्छे साइंटिस्ट होने के बावजूद भी इनकी गहरा अध्ययन और रुचि है समाज शास्त्र में। और ये हमने पिछले 8-9 महीने से देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में, जब जब वो बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा नया चीज़ तथ्य सामने लाते हैं और सारे हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट इसमें लाभान्वित होते हैं। प्रोफेसर दुबे सर मूलतः बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और वहीं पे पिछले लगभग 40 साल से पढ़ा रहे थे। और बीच में 2 टर्म आप एक बार छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में वहाँ वाइस चांसलर रहे। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का दायित्व निर्वाह कर चुके हैं, और वर्तमान में पिछले साल से यानी 2019 से केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में आप कुलपति की दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। एक अच्छे साइंटिस्ट जिनको अनेक प्रकार की अवार्ड और अनेक प्रकार की UGC की टीम में
कमेटी में आप रहे हैं और अभी भी अपना सेवा दे रहे हैं। साथ साथ एक सबसे बड़ी जो एकेडमिशियन होने के नाते जो सबसे बड़ी उपलब्धि होता है, उनका 12,500 करीब आपका साइटेशन है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्तंभ और मापदंड है एकेडमिशियन के नाते। तो ऐसे अनुभवी एकेडमिशियन एवं कुलपति प्रोफेसर उमाशंकर दुबे सर का मैं स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रोफेसर शिवप्रकाश सिंह जी, आप बोलते दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं और आप डिपार्टमेंट से ज्वाइन करने से पहले दिल्ली में IIPA में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंबेडकर चेयर के नाते रहे और एकेडमिक जगत में पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाते आपका एक बहुत बड़ा रोल भी है और योगदान भी है। टेलीविज़न डिबेट में अक्सर आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं आपके विचारों को। अलग अलग जो प्राइम टाइम डिबेट होती है, जी न्यूज़, इंडिया टुडे, इंडिया टीवी और आज तक कई चैनल्स में आप आते हैं और आप एक स्तंभकार भी हैं, रिसर्चर तो है ही हैं, साथ साथ स्तंभकार हैं। अनेक PhD आपने कराए हुए हैं, आपकी लिखी गई अनेक पुस्तक भी हैं और सबसे खासियत बात यह है कि एक साधारण एकेडमिशियन के नाते आप जीते हैं। कभी भी कोई बुलाए, अगर आप उनका डेट खाली रहता है तो तुरंत हाँ भर देते हैं। जैसे कि मैंने बड़ा शॉर्ट नोटिस से उनको बुलाया, क्योंकि मैं तो बड़ा भाई जैसे मानता हूँ, तो इसलिए आपसे अधिकार के नाते कि घरे आपको इस दिन बुलाना है। लेकिन सभी के लिए आपका द्वार खुला हुआ ऐसा एकेडमिशियन और ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज आप बोलेंगे। जैसे कि आज मैंने कहा है कि हमारे जो मुख्य आज विषय है वो है बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, यानी कि उन्होंने व्यक्तित्व कितना विशाल था और उनका कृत्य, उन्होंने जो किया है, जो बलिदान दिए है, उसके बारे में यथासंभव हम आपसे सुनेंगे और उसका लाभ लेंगे। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात की कुल सचिव रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर, आप भी जुड़े हैं या शायद जुड़ने वाले हैं। तो प्रोफेसर आलोक गुप्ता हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं यहाँ पे, और इससे पहले आप डीन भी रहे स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज का, और साथ साथ आपने अभी रिसेंटली उनको गुजरात साहित्य अकेडमी से एक अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, और वो भी एक अच्छे एकेडमिशियन माने जाते हैं हिंदी जगत में। और इससे पूर्व आप गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में लंबा समय, लगभग 20-22 साल आपने वहाँ पे सेवा दी, और अभी आप कुल सचिव के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में आप सेवा दे रहे हैं। ऐसे आज की ये पूरा हमारी जो कार्यक्रम के अंतर्गत जितने महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ साथ कुछ हमारी ABSB टीम के मेंबर भी साथ में हैं जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जुड़े हैं, और ये इनमें से डॉक्टर चारुलता दुबे हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार हैं, डॉक्टर गुरुराज हैं, डॉक्टर हिरणमय यादव हैं, डॉक्टर मीनाक्षी परमार जो हमारी कन्वेनर हैं, ऐसे सभी लोग हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जुड़े हैं। बाकी लोग जो हैं, जो फैकल्टी है, स्टूडेंट है, अच्छा प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर भी आ गए। सर आपको नमस्कार। और ऐसे सभी दर्शक जो हमारी फेसबुक ऑफिशियल पेज फेसबुक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जुड़े हैं, और स्टूडेंट, टीचर्स, कर्मचारी, जितने भी लोग जुड़े हैं, और बाहर के भी जितने भी दर्शक हैं, सबको चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज जन्मदिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा शुरू से कि हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर से हम हर एक 10 ऐसे दिन चुने हैं जो महापुरुषों का जन्म तिथि है, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि कोई छोटे बड़े कार्यक्रम करें, और उस कार्यक्रम करने के हेतु ये है कि उस महापुरुष को हम याद करें, स्मरण करें, और स्मरण करके उनके जो दिए हुए पद चिन्ह पर हम चलने की प्रयास करें। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी का इनके बारे में कहा जाता है कि जो आज़ाद उनको सरनेम मिला है वो समाज ने दिया है, और इस समाज से उन्होंने ही लिया है। मूल तो जन्म 1906 से पैदा होने के बाद मात्र 15 वर्ष में उन्होंने
क्रांतिकारी बनने के निर्णय लिया। अपनी माताजी की इच्छा थी कि वो संस्कृत के स्कॉलर बने, लेकिन दोनों भाई इस परिवार में दोनों भाई क्रांतिकारी होकर निकल गए और अपने जीवन को कुर्बान किया, शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए। ऐसा तो बड़ा लंबा व्यक्तित्व है, लेकिन हम इस पूरी विषय पे सुनेंगे प्रोफेसर, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह सर से। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं हमारे आईटी टीम की टेक्नीशियन से अनुरोध करूंगा मयूर भाई को कि कुल गीत को प्रारंभ करें। कुल गीत यूनिवर्सिटी का जो कुल गीत है, इन्वोकेशन सॉन्ग, ये हमारी प्रत्येक कार्यक्रम के पहले प्रारंभ उसको ये किया जाता है, चालू किया जाता है, उसको स्मरण किया जाता है। तो ये कुल गीत के बारे में एक लाइन में बताना चाहूँगा कि ये कुल गीत पहले नहीं था। ये पिछले साल जब हमारे कुलपति श्रद्धेय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर आए, उन्होंने इस बात को देखा कि यूनिवर्सिटी में कुल गीत नहीं, तो BHU से आए थे, तो उनको तुरंत ये बात मन में खली और उन्होंने तुरंत किसी को कहे बगैर, किसी से कुछ नहीं कहे बगैर, उन्होंने तुरंत इस गीत की रचना कर डाली। तो यानी कि इस कुल गीत की जो रचना है, आप रचयिता जो है आप स्वयं हमारा कुलपति सर हैं। तो और एक दूसरा सबसे बड़ा खासियत जो है इस कुल गीत का है कि गुजरात की जितनी भी परंपरा है, संस्कृति है, उसके इतिहास है और जितनी भी गुजरात की धरोहर है, ये पूरा इस गीत में समाहित है। और इस गीत को कोई भी एक सामान्य व्यक्ति सुने तो उसकी पूरी गुजरात उसमें दर्शाता है। ज्ञान, परंपरा, गुजरात के बारे में इतिहास और उसकी संस्कृति पूरा इसके अंदर सम्मिलित है। तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं, कुल गीत को, और उसके पश्चात हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मयूर भाई कृपा करके कुल गीत को आप प्रारंभ करें। मन भाव यह विश्व ज्ञान का तुझ हमारा, परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का तुझ हमारा। इस भूमि से राष्ट्रपिता ने विश्व शांति संदेश दिया, शारीरिक बौद्धिक नैतिक विकास को शिक्षा का आदर्श किया, सदाचार को नित संकल्पित सत्य शिक्षा का मुझे हमारा, परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का मुझे हमारा। भूमि लौह पुरुष की जिससे एकीकृत हुआ भारत हो, चिंतन हेमचंद्र दयानंद का लोथल से हुई सभ्यता महान, साबरमती नर्मदा से सिंचित सामाजिक ज्ञान का तुझे हमारा, परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का तुझे हमारा। द्वारकाधीश पर गर्व करे हम, गीता का जिसने ज्ञान दिया, कर्म भक्ति और ज्ञान ज्योति से मानव का उत्थान किया,
उनके दिव्य दर्शन से प्रेरित कर्म ज्ञान कर तुझ हमारा परम पावन रति मन भावन यह इष्ट ज्ञान का हमारा भाषा शिक्षा रसायन प्रबंधन विविध ज्ञान विज्ञान समागम नवाचार से विश्वविद्यालय जहाँ शोधरत हर जन मन नई विधा में शोध वशिक्षण ज्ञान सृजन का कुंज हमारा परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का कुंज हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई। ये था हमारी यूनिवर्सिटी का कुलगीत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मैं हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात की कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता से निवेदन करूंगा कि वो अतिथि और बाकी सभी जो जुड़े हैं सबका एक बार स्वागत करें, तत्पश्चात हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और वे भारतीय संस्कृति के बहुत गंभीर अध्येता रहे हैं। वो बहुत उत्तम साइंटिस्ट हैं। तो विज्ञान और साहित्य संस्कृति का जो संगम है वो उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। कुलगीत की आपने सुना, उससे भी इन चीजों का पता चलता है। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रकाश सिंह, जो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वे हमें चंद्रशेखर आजाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे और हमारे युवा मित्रों को प्रोत्साहित करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मिशन है वो देश में एक नई राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का है। भारत की महानता जो है उससे परिचित होना आज के हर युवा का एक कर्तव्य भी बनता है और दायित्व भी है कि वो अपने को पहचाने। इस संदर्भ में बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त ने जब देश पराधीन था तो उस संदर्भ में एक काव्य लिखा था। उसकी 2 पंक्तियां हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर वे संभावनाएं सभी। हम कौन थे, वो बताना चाहते थे कि हमारी जो परंपरा है उसके बारे में सोचो और इस समय क्या स्थिति है वो बताओ, और अगर यही चलता रहे तो आगे की स्थितियां कैसी होंगी। ये एक ऐसा प्रश्न था जो उन्होंने उस समय के युवा लोगों को के सामने रखा था और जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं वो जानते हैं। ये सूत्र मंत्र के रूप में युवाओं में आकर्षित हुआ। जिनकी आज जन्म जयंती है, वैसे श्री चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम विस्तार से सुनेंगे अपने विद्वान वक्ता से, लेकिन 1-2 चीजें मेरे मन में खड़ी हो रही हैं।
वो कौन सा समय था जब 15 वर्ष का किशोर अपनी मां से प्रेरणा लेकर बनारस जाता है संस्कृत पाठशाला में संस्कृत सीखने। ये वो समय है जो उस परिवेश के कारण विशेष महत्व रखता है कि इतनी कम उम्र में एक बालक ये सारी चीजें उसके मन में प्रेरित करती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण जो घटना जिसको हम सब जानते हैं, गांधी जी के 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में छात्रों में भी उमंग आई और उन्होंने भी आंदोलन के लिए वो भी निकल पड़े और उसमें चंद्रशेखर आजाद भी गिरफ्तार हुए। उन्हें 25 बैंतों की सजा, मारने की सजा दी गई और कहते हैं कि उन पर जैसे ही बैंत पड़ता था और उनके मुंह से निकलता था भारत माता की जय। अब देखिए 15 वर्ष का एक किशोर किस मिट्टी का बना था और वो मिट्टी भारत माता की। तो ऐसे हम ये जानते हैं, अगर थोड़ा सा इतिहास में हम जाएंगे तो 1922 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और इन युवाओं का मोह भंग हो गया। बाद में उन्होंने अपना एक दल बनाया। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा चौरा चौरी कांड के बाद की ये बात है और इसमें चंद्रशेखर पूरी तरह से सक्रिय हुए। 1925 में काकोरी कांड हुआ, उसको अंजाम दिया गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया सांडर को गोली मारकर। ये सारी घटनाओं के साथ बड़े सूत्रधार के रूप में चंद्रशेखर आजाद मौजूद। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना और ये कहा गया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। ये सारी चीजें, इसके पीछे नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद का था और जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि अल्फ्रेड पार्क में योजना बनाते हुए अकस्मात पुलिस आती है और कहते हैं कि आखिरी गोली, उन्होंने कहा कि मैं किसी अंग्रेज की गोली से नहीं मरूंगा और वो अपने को गोली मारते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व वास्तव में आज हमें, हमारे युवाओं को, हमारी परंपरा को भी जानने की जरूरत है और ऐसे देशभक्तों के बारे में भी जानने की जरूरत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के कन्वीनर डॉक्टर अतनु महापात्र को धन्यवाद देता हूं कि वह इस तरह के देश में चेतना जागृत करने के, हमारे युवाओं में चेतना जागृत करने के कार्यक्रम करते हैं। इसी तरह से हमें निरंतर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम की शुभकामना, इसको सफल बनाने के लिए मानता हूं कि निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। पुनः आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। माइक, अपना माइक अनम्यूट करें। माइक। हेलो। धन्यवाद सर, आपका खूब खूब आभार, क्योंकि आपने स्वागत के साथ साथ थोड़ा सा वातावरण को भी सेट करने की कोशिश की ताकि अब हम चर्चा को आगे ले जा सके, क्योंकि आपने इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की प्रयास की और हम सब जितने भी युवा पीढ़ी जुड़े हैं उनको एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में आह्वान करने की प्रयास किया कि जितना संभव देश की गौरव, एकता एवं अखंडता के लिए हम यथासंभव प्रयास करें और मन में और दिल में इस भावना के साथ हम आगे बढ़े। ऐसा आपकी वाणी से प्रेरित होता है। खूब खूब आभार। अब मैं इस चर्चा को आगे ले जाते हुए आज के हमारे जो मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वो आप अपनी बात को रखें और जितनी हमारी कार्यकर्ता, जितने भी हमारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं, हमारे विद्यार्थी, फैकल्टी मेंबर्स और बाकी सभी श्रोतागण इसका लाभ लें और अधिक से अधिक उस पर प्रेरणा लें, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूँगा और साथ साथ
श्री प्रकाश सर के अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को रखें। श्री प्रकाश सिंह सर। धन्यवाद अतनु महापात्र जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस विषय पर इस मंच के माध्यम से आज मैं आप सबसे जुड़ा हूं। पहले तो ये अवसर देने के लिए अतनु महापात्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का बहुत बहुत साधुवाद। और ये अवसर सिर्फ महापुरुषों को याद करने का ही नहीं है, ये अवसर उनसे प्रेरणा लेने का भी है। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इस विषय पर मुझे आप सबके समक्ष जितना भी मेरा अध्ययन है, जितनी मेरी जानकारी है, उसको रखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उससे पहले मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं कि आपकी अनुमति इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुई और मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस मंच के माध्यम से आपसे जुड़ सका। आपका प्रभाव परिलक्षित है। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलगीत आपके द्वारा रचित है तो और प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि महामना का प्रभाव गुजरात विश्वविद्यालय तक पहुंच रहा है तो यह राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत शुभ संकेत है। और जब मैं महामना को याद कर रहा हूं तो यहां बताना बहुत आवश्यक समझता हूं कि महामना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष रहे और जब तक महामना जीवित रहे तब तक गांधी जी का एक अलिखित आदेश था। वह आदेश यह था कि कांग्रेस अधिवेशन के जो भी रेजोल्यूशन प्रस्तावित किए जाएं, उन रेजोल्यूशंस को एक बार महामना को अवश्य दिखा लिया जाए। तो महामना के प्रति अगाध स्नेह, अगाध विश्वास गांधी जी का रहा है और तमाम ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमको मिलती हैं जहां पर महामना स्वेच्छा से या अपनी दूरदर्शिता से अनेक कार्य करते नजर आते हैं जिनका गांधी जी ने बाद में अनुमोदन भी किया है। तो कुलगीत देकर के आपने उपकृत किया है, इस नाते आपका बहुत बहुत साधुवाद। आलोक गुप्ता जी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के आचार्य हैं और जब आप बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आलोक जी तो कुछ अधिक बोल जाएंगे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन इन महापुरुषों का पौरुष इतना है, इनका कृतित्व इतना है, इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि किसी एक पहलू को भी उठा लिया जाए तो परिचर्चा का समय खत्म हो जाएगा। और आज का दिन तो वैसे भी अविस्मरणीय है कि 2 महापुरुष आज ही के दिन इस धरती पर अवतरित हुए। एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे
चंद्रशेखर आजाद, और दोनों ने अपना समग्र जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इतिहास की पुस्तकों में बाल गंगाधर तिलक का भी जो चित्रण है वो बहुत अच्छा चित्रण नहीं है। उन्हें उग्र कहा गया, उन्हें कहीं कहीं पर अतिवादी भी कहा गया, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब राष्ट्र धारा के ऐसे प्रमुख किरदार रहे हैं जिन्होंने भारत की आजादी की नींव रखी। मैं चंद्रशेखर आजाद पर लौटता हूं कि क्रांतिकारी बनना, क्रांतिकारी बन करके उसको निभाना और उसको आगे ले जाना कोई आसान काम नहीं है। 1917 में रूस की क्रांति होने के बाद उधर से माइक बंद कर दे तो आवाज तो होगी, उधर से माइक बंद कर दे तो बेहतर रहेगा। 1917 के बाद जब रूस में क्रांति हुई तो एक रूसी क्रांतिकारी ने क्रांतिकारियों की औसत उम्र निर्धारित करते हुए या बताते हुए लिखा कि क्रांतिकारियों की उम्र सामान्यतया 2 वर्ष की होती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जीवन 7 साल तक चला और इतनी प्रमुखता से चला कि जब तक वो मंच पर रहे, राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर रहे, तब तक अपने नेतृत्व से समाज को, युवाओं को प्रेरित करते रहे। निसंदेह मनमथ नाथ गुप्त लिखते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास में जो स्थान इन क्रांतिकारियों को मिलना चाहिए था वो स्थान इन क्रांतिकारियों को मिला नहीं। तमाम शिक्षाविद इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना आग्रह करता हूं, 1970 के दशक, 1960 के दशक का अगर आप सिलेबस उठा लें, विश्वविद्यालयों का, स्कूलों का उठा लें, तो आपको मिलेगा कि तमाम महानुभावों के चरित्र, तमाम राष्ट्र नेताओं के चरित्र, तमाम क्रांतिकारियों के चरित्र को उसमें स्थान मिलता था, उनका वर्णन मिलता था। और विद्यार्थी अपनी प्रारंभिक शिक्षा से ही राष्ट्रबोध से प्रेरित होता रहता था। लेकिन अकादमिक जगत में विचारधारा की जो राजनीति घुसी, उस विचारधारा की राजनीति ने सिलेबस के चरित्र को ही बदल दिया। उन प्रेरक चरित्रों का अभाव हमको सिलेबस में दिखता है। ये भारतीय धरती, ये भारत की धरा वीर भूमि रही है। राणा सांगा से लेकर के महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, तमाम ऐसे प्रेरक चरित्र हुए जिनको इतिहास में बहुत कम स्थान मिलता है। उनका स्थान वैचारिक योद्धाओं ने ले लिया। इसी नाते मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को साधुवाद करता हूं कि आपने एक ऐसी अमर गाथा को उठाया है, एक ऐसे अमर चरित्र को उठाया है जिस पर हम सभी आज परिचर्चा के लिए जुड़े हैं। मित्रों, जब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक बात ने बहुत आकर्षित किया और वो बात है चंद्रशेखर आजाद के समकालीन जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों की उम्र क्या थी। आपको विस्मय होगा कि खुदीराम बोस
मात्र 19 वर्ष की उम्र में फांसी पर झूल गए। भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में, राजगुरु 22 साल की उम्र में, सुखदेव 23 वर्ष की उम्र में, रामप्रसाद बिस्मिल 30 वर्ष की उम्र में, राजेंद्र लाहिड़ी 26 वर्ष की उम्र में, अशफाकुल्ला खां 26 वर्ष की उम्र में, और चंद्रशेखर आजाद, जिनकी जन्म जयंती की चर्चा के लिए, जिनके स्मरण के लिए, उस अमर बलिदानी के लिए हम आज इस वेबिनार के माध्यम से एकत्र हुए हैं। उन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में अपने आप को इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया, स्वयं को बलिदान कर दिया। कल्पना कीजिए क्या मानस रहा होगा। आलोक जी बता रहे थे कि गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए उससे पहले एक बहुत बड़े नाम के रूप में, बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसलिए गांधी तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्र की आजादी के लिए एक सूत्र वाक्य बन गए थे, एक माध्यम बन गए थे। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की दुंदुभी बजाई तो तमाम विद्यार्थियों ने, तमाम सरकारी नौकरों ने, तमाम सरकार की सेवाओं से जुड़े हुए लोगों ने स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज सब त्याग दिया। और जिस वक्त असहयोग आंदोलन की ज्वाला जल रही थी, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद वाराणसी में संस्कृत विद्यायाटन के लिए गए हुए थे। बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। आपका जन्म मध्य प्रदेश की झाबुआ तहसील के छोटे से गांव भावरा में हुआ। पिता सीताराम तिवारी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके एक मित्र ने दया करते हुए चंद्रशेखर आजाद की नौकरी, छोटी मोटी नौकरी लगवा दी। चंद्रशेखर आजाद को लगा, एक तो उम्र कम थी, दूसरा नौकरी, उसके बंधन, उनको लगा कि यह तो मेरे लिए परतंत्रता है, मेरे लिए कैद है। और एक कपड़े की फेरी वाला जो गांव में घूम घूम करके कपड़ा बेचा करता था, उसके साथ वो मुंबई चले गए, बंबई चले गए। कुछ समय, कुछ दिनों तक उसका सहयोग किया। उसके बाद एक कंपनी में उन्होंने श्रमिक के रूप में काम करना शुरू किया। और फिर उनको लगा कि ये उनकी नियति नहीं है, यानी उनको स्वयं से असंतोष होता था। तो वह पुनः भाग आए और उस संस्कृत विद्यालय में पहुंचे। जब मैं मनमथनाथ गुप्त को पढ़ रहा था, डॉक्टर भगवान सिंह को पढ़ रहा था, डॉक्टर भवान सिंह को पढ़ रहा था, डॉक्टर यशपाल को पढ़ रहा था, तो एक नया चरित्र उनके लेखन में मुझको देखने को मिलता है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो तमाम लोग जुड़े होंगे, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि तत्कालीन परिस्थितियों में जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। रामप्रसाद बिस्मिल ने 30 वर्ष की उम्र में अपने आप को राष्ट्र के लिए आहुति देने से पहले 11 किताबों का प्रणयन किया है, 11 किताबें लिखी हैं। दुर्भाग्य है मित्रों, एक भी किताब हमको पुस्तकालयों में नहीं दिखती है। वो 11 किताबें हमारे पुस्तकालयों की धरोहर होनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा लेकर के उनको पढ़ना चाहिए। मनमथनाथ गुप्त के द्वारा क्रांतिकारी इतिहास पर खूब लिखा गया, उसको पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लोग स्वयं क्रांतिकारी थे। रामप्रसाद बिस्मिल स्वयं बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। मनमथनाथ गुप्त स्वयं बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। डॉक्टर भगवान सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। सचिंद्र सान्याल ने खूब लिखा है, उनको कोई नहीं पढ़ता है। उनकी तो छोड़िए, एनी बेसेंट ने महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर खूब लिखा है।
उनको भी लोग नहीं पढ़ते हैं। कंपैरेटिव रिलीजन पर खूब लिखा है, उनको भी नहीं पढ़ते हैं। हमने नए नए संस्थागत इतिहासकारों को पढ़ना शुरू कर दिया। इस नाते हम अपनी जड़ों से कटते चले गए। मित्रों, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि संस्कृत का अध्ययन करने गए हुए थे और बहुत विपन्न अवस्था में रहते थे। संस्थागत सपोर्ट मिलती थी, लेकिन भोजन का भरोसा नहीं होता था। ऐसे माहौल में वो अध्ययन कर रहे थे। और इसी बीच में जब असहयोग आंदोलन की ज्वाला जली तो उसमें वो शामिल हो गए। और जब वो शामिल हुए तो असहयोग आंदोलन में सहयोग करने के लिए उनको कैद कर लिया गया। बड़ी मार्मिक घटना है। मनमथ नाथ गुप्त लिखते हैं कि जितने भी नवयुवक कैद किए गए थे उन सबको एक रटा रटाया एक वाक्यांश दिया गया था जिसको जज के सामने पढ़ना था। वो वाक्यांश क्या था? जलियांवाला बाग के हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन में हुए अन्याय के विरोध में मैं इस अदालत को स्वीकार नहीं करता, इसलिए असहयोग करता हूं। मित्रों, आप सोचिए कि एक लिखा लिखाया सूत्र वाक्य दिया गया और उस सूत्र वाक्य को सभी क्रांतिकारियों को, जो नवयुवक क्रांतिकारी थे, उनको पढ़ना था। चंद्रशेखर को भी दिया गया होगा, लेकिन चंद्रशेखर जब उस पारसी जज के सामने खड़े हुए जिनका नाम खरे घाट साहब था, तो खरे घाट साहब ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर का जवाब था, मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। तुम्हारा घर कहां है? मेरा घर कारावास है, मेरा घर जेल खाना है। एक तरफ रटा रटाया वक्तव्य, एक तरफ स्वकल्पित स्वभूत आत्मविश्वास से भरा हुआ यह 15 वर्षीय बालक अपने आप को एक नई दिशा में ले जा रहा था। जस्टिस खरे घाट को लगा कि यह बालक उनकी अवमानना कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो उन्होंने 15 बेत का दंड दिया, जबकि अन्य जो सहभागी थे उनके साथ उनको 3 महीने की जेल दी। और ये 15 बेत कोई सामान्य बेत नहीं होते थे। ये बेत का तो दंड था, शरीर पर जहां पड़ जाता था वहां की चमड़ी उड़ जाती थी। बनारस का जो केंद्रीय कारागार है उसमें चंद्रशेखर आजाद को ले जाया गया और जैसे जैसे उन पर वो बेत पड़ती रही, उनके मुंह से सिर्फ एक उद्गार निकलता था और वह उद्गार था, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय बोलते जाते थे, उनके ऊपर पढ़ते जाते थे और जैसे जैसे उन पर पढ़ता जाता था उनकी आवाज में उतनी मुखरता आती जाती थी, प्रखरता आती जाती थी। उनको इस कृतित्व को देखते हुए वाराणसी में हलचल सी मच गई कि एक ऐसा बालक भी है, ऐसा निर्भीक है, ऐसा जीवट वाला है, ऐसा साहसी है जिसने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी है। और ज्ञानवापी जो स्थान है, उस ज्ञानवापी स्थान पर उनका अभिनंदन किया गया और उस दिन से चंद्रशेखर आजाद का जो आजाद है वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। और जब मैं ये बात कह रहा हूं यह स्थापित हो गया, तो उसके पीछे चंद्रशेखर का अपना मानस है। यह नाम उनको किसी ने दिया नहीं, उन्होंने स्वयं इस नाम को ब्रिटिश न्यायपालिका के समक्ष रखा था और उसको स्वीकृत किया गया था।
एक सवाल सामान्यतः लोगों के मन में रहता है कि गांधी जी और जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके बीच में कहीं साम्य नहीं था। मित्रों, आपको जान करके सुखद अनुभूति होगी, जब गांधी जी ने नेतृत्व की केंद्रीय भूमिका को संभाल लिया तो सचिंद्र सन्याल जैसे क्रांतिकारियों ने अपने क्रांतिकारी अभियान को शांत कर दिया, उसको रोक लिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा नहीं कि गांधी जी के बाद ही हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन बनी, जिसके सदस्य, जिसके नेता चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह जिसके सदस्य थे। उसके पहले भी क्रांतिकारियों ने तमाम बड़े कार्य, क्रांतिकारियों ने तमाम श्रेष्ठ कार्य किए हैं, जिनका उल्लेख, जिनमें से एक का उल्लेख मैं आपके समक्ष अवश्य करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत प्रेरक है। मित्रों, 1857 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है उसमें तमाम क्रांतिकारी हमको मिलते हैं। मंगल पांडे से लेकर के इंडियन रॉयल नेवी का जो विद्रोह है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, एक सघन परंपरा हमको क्रांतिकारियों की मिलती है। जैसे मैंने कहा कि गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए तो सचिंद्र सन्याल जैसे महान क्रांतिकारियों ने भी अपनी क्रांति के तरीकों को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया, और चंद्रशेखर आजाद तो गांधी जी के साथ ही थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी की घटना के बाद वापस लिया तो तमाम लोगों में गांधी जी के इस निर्णय से संतुष्टि पैदा हुई, और असंतुष्टि पैदा करने वाले या असंतुष्टि जाहिर करने वाले लोगों में तमाम लोग थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विट्ठल भाई पटेल, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों ने गांधी जी के उस निर्णय से असहमति जाहिर की। मैं इसके पहले जिक्र कर रहा था कि एक बहुत बड़ी परंपरा है हमारे यहां क्रांतिकारियों की, और उस परंपरा में चंद्रशेखर एक कालखंड में आते हैं। उससे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्री अरविंद, वारिन घोष, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, वीर सावरकर, कन्हैयालाल दत्त, ये नाम मैं बड़े स्पेसिफिक तरीके से लेना चाहता हूं, और मनमथ नाथ गुप्त ने बड़ा मार्मिक वर्णन कन्हैयालाल दत्त का किया है। कन्हैयालाल दत्त को फांसी की सजा हुई ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के नाते। यह 1908 की घटना है। वो जेल में थे, और जिस मुखबिर के नाते कन्हैयालाल दत्त को यह सजा हो रही थी, जेल हुई थी, उनका नाम था नरेन गुसाई। कन्हैयालाल दत्त ने संदेश भेजा कि मुझे इसको मारना है, इस नाते मुझे हथियार चाहिए। खाने के डिब्बे में चावल, उबले हुए चावल का जो डिब्बा होता है, जो उन्हें भोजन दिया जाता था, उस डिब्बे में रख करके एक छोटा सा रिवॉल्वर उनको पहुंचाया गया, और जेल में ही उन्होंने नरेन गोसाई की हत्या कर दी। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नरमपंथी कहा जाता था, उस सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बंगला समाचार पत्र के कार्यालय में इस घटना के बाद जश्न मनाया गया था। यानी जनमानस ऐसा था जिसने कन्हैयालाल दत्त के इस कार्य को बहुत मन से स्वीकार किया।
कन्हैयालाल दत्त को फांसी हो गई। कन्हैयालाल दत्त को लेने के लिए उनके परिवार के लोग उनके शरीर को लेने के लिए जब जेल में पहुंचे तो निसंदेह परिवार का एक व्यक्ति गया था, मित्रों का एक मित्र गया था, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। तो जो जेल का जेलर था उसने उनके भाई से कहा, आप क्यों रोते हो? आई एम कोटिंग अगेन फ्रॉम मनमथ नाथ गुप्त। आप क्यों रोते हो? जिस देश में ऐसे वीर पैदा होते हों वह देश धन्य है। मरेंगे तो हम सभी, परंतु ऐसी मृत्यु कितने लोगों को प्राप्त होती है। मैंने कल शाम को कन्हैयालाल दत्त के चेहरे पर ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट देखी थी जिस मुस्कुराहट को मैं भूल नहीं पा रहा हूं, उस आभा को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। और जब कन्हैयालाल दत्त को शमशान ले जाया गया, तत्कालीन परिस्थितियों में जब किसी क्रांतिकारी का साथ देना अपराध माना जाता था, 1 लाख लोग शमशान घाट पर थे। और अद्भुत कार्य तो उसके बाद हुआ कि लोगों ने कन्हैयालाल दत्त की राख उठा करके अपने माथे पर मली और तमाम लोग अपने घर वो राख लेकर के गए जिससे उसे कहीं मंदिर में रखा जाए, ताबीज और गंडा बनाया जा सके। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा क्रांतिकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्य लगातार चल रहे थे। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि खुदीराम बोस 19 वर्ष की उम्र में चले गए। उनके पक्ष में तिलक ने लेख लिखा, अंग्रेज सरकार ने उनको जेल कर दी। सचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी जब चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में जलाए गए वहां मौजूद थी और उन्होंने जिक्र किया, बोलते हुए जिक्र किया कि मुझे आज रास बिहारी बोस की याद आ रही है। कैसे उनकी राख तमाम लोगों ने इसलिए उठा ली कि वो उसका जंतर गंडा बनाएंगे, हाथों में बांधेंगे और अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि फिर से कोई खुदीराम बोस पैदा हो। वही स्थिति प्रयाग में भी पैदा हुई कि लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की चिता की राख को बहुत आदर के साथ, प्रणम्य भाव के साथ उठाया, संग्रहित किया और बहुत अनुनय विनय के पास थोड़ी बहुत राख जो बची थी वह त्रिवेणी में फेंकी गई। तो आप सोच सकते हैं कि जनमानस में कितनी श्रद्धा थी, कितना विश्वास था, कितना लगाव था इन भारत माता के सपूतों के प्रति। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, उसको पुनः जानने की आवश्यकता है। और जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन के बीच में बिखराव या बीच में दीवार खड़ी करते रहते हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वे तत्कालीन परिस्थितियों में लिखे गए सचिंद्र सान्याल के ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, मनमथ नाथ गुप्त के ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। तो उनको एहसास होगा कि कितना आदर भाव राष्ट्रीय जीवन में जो भी लोग सन्नद्ध थे उनके लिए एक दूसरे में व्याप्त था। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी खूबसूरत बात है। जब मैं बिस्मिल की बात कर रहा था तो मुझे उनकी लाइनें, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इन लाइनों को बड़े फख्र से बोला भी करते थे। और चंद्रशेखर आजाद का जिनका कोई फोटो उपलब्ध नहीं है, एक ही फोटो जनमानस के सामने है जिसमें वो अपनी मूंछों को ठीक करते हुए, ताव देते हुए नजर आते हैं। क्या बोध रहता था क्रांतिकारियों के मन में। बिस्मिल की एक गजल है, उसकी 2 लाइनें मैं इस बीच में पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद लौटूंगा।
चंद्रशेखर आजाद पर। खींच कर लाई है सबको, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट, आशिकों का आज जमघट, कूच ए कातिल में है, कूच ए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सोच सकते हैं कि जो क्रांतिकारी हैं वो स्वयं इस बात का एहसास कर रहे हैं कि उनका जीवन कितना है, उनके इन कार्यों का परिणाम क्या होगा। और लेकिन एक बात और मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, इस नाते मैं कह रहा हूं कि इनका इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए, इनके चरित्र को अवश्य देखना चाहिए, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अवश्य देखना चाहिए। ये क्रांतिकारी हिंसा करने के लिए नहीं थे, निसंदेह इन्होंने प्रतिकार किया, निसंदेह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब ने सैंडर्स की हत्या की। लेकिन दिल्ली के टाउन हॉल में जहां प्रतिवेदन पास होना था, जहां सुनाना था, उस गूंगी बहरी सरकार को, उस साम्राज्यवादी सरकार को, उस औपनिवेशिक सरकार को, चाहते तो कोई बड़ा बम फेंक सकते थे जिससे बहुत जनधन की हानि होती है, लेकिन बहुत सोच विचार करके निर्णय किया गया और उस निर्णय के बाद उस स्थिति पर पहुंचे कि नहीं, हमको हिंसा का सहारा नहीं लेना है। एक और घटना मैं आपको बताता हूं जिससे आपको इसका दूसरा पक्ष अवश्य मिलेगा। काकोरी की घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद के तमाम साथी पकड़ लिए गए। चंद्रशेखर के पीछे जिस ब्रिटिश ऑफिसर को लगाया गया वो इतना पीछे पड़ा हुआ था कि वह इनका जीना दूभर किए हुए था। एक बार ये अपनी मां से रात्रि में मिलने गए, पुलिस ने छापा मार दिया। ये थे, इनका एक साथी था, वह साथी मारा गया। ये किसी तरीके से फायरिंग करते हुए बच बचा करके निकल गए और उसके एक दिन के बाद उस ब्रिटिश ऑफिसर के घर में दाखिल हो गए और उस ब्रिटिश ऑफिसर की कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दी और उसको कहा, आइंदा से मेरा पीछा किया तो ऊपर भेज दूंगा। आप सोच सकते हैं कि उनको उसके कर्तव्य बोध का भी एहसास था, लेकिन उसको वो एहसास दिलाना चाहते थे कि अगर मेरा पीछा करोगे तो तुम्हारा भी वर्ण मृत्यु कर लेगी। आसानी से मार सकते थे लेकिन मारा नहीं। जब मैं उनके कृतित्व की बात कर रहा हूं तो मित्रों, जब वो बिस्मिल के साथ थे, सचिंद्र सान्याल के साथ थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ थे, तो उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपने दल के लोगों के लिए हथियार इकट्ठा करें, अपने दल के लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करें जिससे उनका जीवन चल सके। और कई ऐसे अवसर आए कि उन लोगों को पैसा लेने के लिए, पैसा एकत्र करने के लिए, जिससे हथियार खरीदा जा सके, जिससे क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाया जा सके, डकैती भी डालनी पड़ी। 2 डकैतियों का जिक्र मिलता है। एक पहली डकैती में ये सब लोग गए, हाँ, उसका एक नियम होता था, हत्या नहीं करनी है, सिर्फ डराना धमकाना है, किसी महिला के साथ कोई अभद्रता नहीं करनी है, और यदि ऐसी कोई स्थिति पहुंचे तो तुरंत निर्णय लेना है। पहली ही डकैती में जिस घर में ये लोग घुसे, एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए झपट्टा मारा
और चंद्रशेखर आजाद के रिवॉल्वर उसने छीन ली। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद के सभी साथी लौट आए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो भारतीय समाज और संस्कृति के विपरीत जाता हो। अनुनय करते रहे, विनय करते रहे, लेकिन उनकी वो रिवॉल्वर वापस नहीं मिली और बहुत दुखी हुए कि ऐसा कार्य भी किया, कोई संग्रह भी नहीं हुआ और बड़ी मुश्किल से कुछ हथियार थे, उनमें से एक हथियार चला गया। इसके बाद दूसरी डकैती फिर इन लोगों के द्वारा डाली गई। वह परिवार, उस परिवार से कुछ मिल पाता, उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने महसूस किया कि इनका एक साथी उस परिवार की एक महिला पर बुरी नजर रखे हुए है, बुरा बर्ताव कर रहा है, और इन्होंने चेतावनी दी। जब वो नहीं माना तो इन्होंने स्वयं उसको अपने हाथों से गोली मार दी। मैं इस नाते इस चरित्र को लाना चाहता था, आपके समक्ष रखना चाहता था कि कितना जीवट था सिद्धांतों के लिए, कितना जीवट था भारतीय समाज के लिए, और कितना जीवट था, कितना पवित्र विचार था भारतीय समाज की माताओं बहनों के लिए। प्रत्येक नारी में वो अपनी मां ढूंढते थे, प्रत्येक नारी को वो मातृभूमि की तरह मानते थे। स्वयं उनका शरीर बहुत खूबसूरत था, हैंडसम थे, तमाम लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन उन्हें ध्येय वाक्य कहने की एक परंपरा बना रखी थी। एक वक्त में एक ही से प्यार किया जा सकता है, एक से ही लगाव रखा जा सकता है, और मेरा लगाव भारत माता के साथ है, इस मातृभूमि के साथ है। उनके पास कई ऐसे अवसर आए जब किसी मठ में उनको सेवक बन करके रहना पड़ा। गाजीपुर के पास एक मठ में उनको रहना पड़ा। ये सोच करके उनके साथियों ने कहा कि इस मठ में जो महात्मा जी रहते हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, आप रहेंगे तो ये मठ अपना हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भी जगह मिल जाएगी और जो संपत्ति है उस मठ की अपने काम आएगी। चंद्रशेखर आजाद गए, उन्होंने उस संत की इतनी सेवा कर दी कि वो हिष्टपुष्ट हो गए। इनके साथियों के द्वारा दबाव डाला गया, लेकिन इन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। 2 महीने उपरांत वो स्वयं वहां से छोड़ करके चले गए। तो ये क्रांतिकारी पैसे पैसे को मोहताज थे, हथियार खरीदना एक बहुत बड़ी जरूरत थी। इस नाते इन सब ने मिल करके काकोरी की वो घटना की, ये जानते हुए कि बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा खतरा है, हमारे तमाम साथी मारे जा सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाकुल्ला खां ने मना किया था कि हमको काकोरी नहीं करना चाहिए, हमारे ऊपर प्राणघातक हमले हो सकते हैं, हमारे लोग पकड़े जा सकते हैं, मारे जा सकते हैं। लेकिन जब एक बार तय कर लिया इन सब ने, तो सभी लगे। काकोरी में जो धन लूटा गया, उस लूट से हथियार को इकट्ठा किया गया और उस लूट के उपरांत तमाम लोगों को ब्रिटिश सरकार ने कैद भी किया, फांसी की सजाएं भी दी, लेकिन चंद्रशेखर बचते रहे। पैसे पैसे की विपन्नता थी, माँ बाप गांव में रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको देर सवेर जानकारी मिलती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कोई मदद नहीं कर पाते थे। कानपुर में एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी जी को यह सूचना मिली, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 200 रुपए उनके हाथ पर रखे और ये कहा कि ये पैसा अपने माँ पिताजी को भिजवा दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत गरीबी में रह रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इस नाते
आपको ये पैसा वहां भिजवाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने वो पैसा क्रांतिकारियों पर खर्च कर दिया, उनकी जरूरतों पर खर्च किया। और जब ये सूचना गणेश शंकर विद्यार्थी जी को मिली तो उन्होंने चंद्रशेखर को बुला करके पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उनके शब्द जो हैं वो बड़े मार्मिक शब्द हैं। वर्तमान संदर्भों में किसी नवयुवा को बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर उस क्रांतिकारी के मानस के बारे में सोचें, उसके दायित्व के बारे में सोचें, उसके नेतृत्व के बारे में सोचें, तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा बलिदान यह अमर बलिदानी देश के लिए कर रहा था। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लिखते हैं, जब विद्यार्थी ने पूछा तो उन्होंने कहा इन कोट्स, मेरे माता पिता को तो फिर भी कुछ कुछ खाने को मिल जाता है, किंतु मेरी पार्टी में अनेक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें कई बार भूखों सोना पड़ता है। मेरे माता पिता तो वृद्ध हैं, वे मर भी गए तो राष्ट्र की हानि नहीं होगी। फिर से मैं शब्द दोहरा रहा हूं, मेरे माता पिता तो वृद्ध हैं, वे मर भी गए तो राष्ट्र की कोई हानि नहीं होगी। यदि मेरे दल का कोई सदस्य तड़प तड़प कर मर गया तो हमारे लिए यह बहुत शर्म की बात होगी और इस देश को इससे बहुत बड़ी हानि होगी। जब उन्होंने अपना दल स्वयं बनाया भगत सिंह के साथ मिलकर के, तो एक एक पाई का हिसाब रखते थे, बहुत मितव्ययी भाव से खर्च करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्रांतिकारियों की आवश्यकता पहले पूरी होनी चाहिए। जो असलहे खरीदने हैं, जो गन खरीदनी है, जो उसके लिए साजो सामान खरीदना है, उसकी आपूर्ति पहले होनी चाहिए। इस नाते बहुत मितव्ययता के साथ वो खर्च करते थे और प्रत्येक क्रांतिकारी साथी को 4 आना प्रतिदिन के हिसाब से वो खर्च देते थे। 4 पैसे आना नहीं, 4 पैसे के हिसाब से वो खर्च देते थे। और लगभग सभी क्रांतिकारी उस 4 पैसे में अपना काम, अपनी दिनचर्या उससे पूरी कर लेते थे। भगत सिंह को फिल्में देखने का शौक था। एक आध ऐसा अवसर आया कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से फिल्म देखने के लिए पैसा मांगा। बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा मार्मिक सा शब्द है। उन्होंने भगत सिंह को कहा, हाँ इसके पहले का एक जिक्र है कि भगत सिंह को उनकी जो सिनेमा देखने की आदत थी, आगाह करते हुए कहते हैं कि आपकी ये जो आदत है कभी आप पर भारी पड़ेगी, आप पकड़े जा सकते हो। लेकिन भगत सिंह ने कहा उसकी चिंता आप मत करें। और उसी हास परिहास में उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना ब्रिटिश पुलिस के लिए संभव नहीं है, और पकड़ भी लिया तो एक रस्से से इनको फांसी नहीं लगाई जा सकती, इनके लिए 2-2 रस्से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गर्दन मोटा है, शरीर भी मोटा है। और उस वक्त बड़े गंभीरता से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी माउजर को हाथ लगाते हुए कहा था, जब तक मेरे पास यह है मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद ही मरूंगा। आप सोच करके देखिए, मैं आजाद ही पैदा हुआ था, आजाद ही मरूंगा। और जो अल्फ्रेड पार्क की घटना के बारे में आलोक जी जिक्र कर रहे थे, वो अपने आप में एक शोध का विषय है।
पंडित नेहरू जी से मिलकर के आए थे। जितना पैसा क्रांतिकारियों के पास था वो सारा पैसा उन्होंने एकत्र करके पंडित नेहरू को दे दिया था कि भगत सिंह को, उनकी टीम के लोगों को जेल से छुड़ाने, फांसी से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उस बात को लेकर के चंद्रशेखर आजाद आखिरी बार नेहरू जी से मिले थे और उसी दिन जब वो अल्फ्रेड पार्क पहुंचे, किसी ने मुखबिरी कर दी। दो लोगों का नाम आता है, एक अप्रत्यक्ष रूप में एक ब्रिटिश ऑफिसर की जो डायरी है, जिसने रेड मारी थी, जिसने छापा मारा था, जिसने 80 पुलिस वालों को लेकर के वो अल्फ्रेड पार्क घेरा था, वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैं दोपहर में भोजन कर रहा था और एक कांग्रेस के बड़े नेता के द्वारा एक संदेश भिजवाया गया और मैं भोजन छोड़ करके उनसे जाकर के मिला। वो कौन से नेता थे जिनको जानकारी थी चंद्रशेखर आजाद कहां होंगे? वो कौन से नेता थे जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में पुख्ता जानकारी दे सकते थे? ये आर्काइव्स में रखा हुआ है, पढ़ने की आवश्यकता है। शायद ये वही आर्काइव्स के पेपर हैं जिनको नेहरू जी ने कहा था गोविंद वल्लभ पंत को कि इनको खत्म कर दीजिए, जला दीजिए। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने उसको यूपी की ट्रेजरी में रखवा दिया, उत्तर प्रदेश की ट्रेजरी में रखवा दिया, उसको जलाया नहीं। किसी शोधार्थी ने शोध करने की भी जरूरत महसूस नहीं की क्यों हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, किसने सूचना दी। उनके भतीजे के द्वारा आक्षेप जरूर लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा आक्षेप है जब तक इसके बारे में पूरी तरह से प्रमाण ना हो। लेकिन मैं सिर्फ आपके समक्ष एक जानकारी रखना चाहता था, इस नाते रखी। मित्रों, वो कहते हैं ये जनता, भगत सिंह ने जब उनसे जिक्र किया कि मुझको फिल्म देखने के लिए कुछ पैसा दे दीजिए, तो उस वक्त तो कहते हैं ये जनता जो तुम्हें देती है वह हम सबको अपने खून से वापस करना पड़ेगा। बड़ा सामान्य सा शब्द है, लेकिन जरा इसकी गंभीरता को सोचें। जो जनता तुमको देती है वह तुम्हें अपने खून से वापस करना पड़ेगा। और इन क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों को न्यौछावर करके, राष्ट्र की बलिवेदी पर स्वयं को न्यौछावर करके वह कर्ज उतारने का प्रयास किया, जिससे एक और भ्रांति उनके बारे में कही जाती है कि वो नारी समाज के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं थे। प्रारंभिक जीवन में निसंदेह उन्होंने अपने क्रांतिकारी दल में महिलाओं को शामिल नहीं होने दिया, लेकिन जब दुर्गा भाभी जैसा चरित्र सामने आया तो उसको उन्होंने शामिल किया, मान सम्मान भी दिया और साथ में कहते भी थे कि अगर कोई दंपत्ति क्रांतिकारी के रूप में हमारा सहयोग करता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो एक आक्षेप जो उनके ऊपर लगाया जाता है, उस आक्षेप को स्वयं उन्होंने आगे चल करके झुठलाया। एक और बात, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है, तो मैं अपने वक्तव्य को समेटूंगा और मुझे माननीय कुलपति जी को भी थोड़ा सा सुनना है, तो इस नाते मैं अपने आप को समेटने की तरफ ले चल रहा हूं। मित्रों, जब ये काकोगरी की घटना हो गई तो उनको कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप पकड़े जाएंगे तो आपको फांसी हो जाएगी, और फांसी हो जाएगी तो आपको रूस चले जाना चाहिए, बच जाना चाहिए, फिर आप वहां से आंदोलन चलाएं। एक और घटना बीच में मुझे याद आ रही है कि लोगों ने सारा पैसा नेहरू जी को दे दिया था कि जिससे भगत सिंह, सुखदेव ये सब बचाए जा सके, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, कोई प्रयास ही नहीं हुआ। स्टालिन के द्वारा
ऐसा उल्लेख मनमथनाथ गुप्त करते हैं। स्टालिन के द्वारा बुलावा भेजा गया था चंद्रशेखर आजाद को, और इसी नाते जब वो बुलावा भेजा गया तो तमाम हमारे वामपंथी मित्र विचारक चंद्रशेखर आजाद को वामपंथी धारा में खड़ा कर देते हैं, जैसे उन्होंने सब कुछ वहीं से हासिल किया हो। 1200 रुपए की आवश्यकता थी कि वहां जाया जाए, किससे मांगा जाए, इस पर बहुत मंथन हुआ, लेकिन उस पर प्रगति नहीं हुई। जब उनसे कहा गया कि रूस चले जाइए तो उनका जो उत्तर है, बड़ा खूबसूरत उत्तर है, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। रूस फूस की बातें मेरे साथ मत करो। मेरा शरीर भारत की मिट्टी से बना है और मैं भारत की आजादी के लिए शत्रु से लड़ते लड़ते मरकर इसी देश की धरती पर इसकी धूल में मिल जाऊंगा। यानी आप उनका कमिटमेंट देखें, उनका अनुशासन देखें, तो उनके कदम कदम पर हम सबको प्रेरणा मिलती है। सिर्फ और सिर्फ अवसर है कि पुनः इन क्रांतिकारियों के इतिहास को हमें पढ़ाया जाए, हमें बताया जाए, ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे हमारा यूथ, हमारा नवयुवक पुनः उन महापुरुषों के कार्यों से सीख सके और राष्ट्र को एक सकारात्मक सहयोग दे सके। रामप्रसाद बिस्मिल एक तरह से उनके गुरु माने जा सकते हैं। वो आर्य समाजी थे और आर्य समाज में छुआछूत, मूर्ति पूजा आदि जो तत्व हैं, उनका विरोध बहुत प्रखरता से था। चंद्रशेखर आजाद इससे भी बहुत प्रभावित थे। वे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते थे जिसमें कहीं पर शोषण हो। निसंदेह वे लोकतंत्र को चाहते थे, लेकिन उनका लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र था जिसमें शोषण के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके जो सूक्त वाक्य हैं, उन सूक्त वाक्यों को मैं कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। और जब अल्फ्रेड पार्क में लड़ते लड़ते उनके पास एक गोली बची, तो उन्होंने जो अपना प्रण था कि मैं किसी के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जा सकूंगा, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, उसको ध्यान रखते हुए जो आखिरी गोली थी वह स्वयं ही मार ली और राष्ट्र की बलवेदी पर शहीद हो गए। अंत में शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जब मुझे अतनु जी ने ये कार्य दिया कि मुझे बोलना है, कुछ विचार साझा करना है, तो विश्वास मानिए कि मुझे ये दो जो रुबाइयां हैं वो याद आई। एक मैंने जिक्र आपसे पहले किया, सरफरोशी की तमन्ना। दूसरा, ये स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे। मुझे वो चित्र याद आया कि तमाम नौजवान युवक चंद्रशेखर आजाद की तरह अपने आप को बलशाली, बलिष्ठ और उस तरह से मूछे रख करके अपने आप का शौर्य दर्शाने की कोशिश करते थे। मैं फिर से कहता हूं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। एक बार पुनः गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय को, माननीय कुलपति जी को, आयोजक मंडली को, आलोक जी को, अतनु जी को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब ने मुझे अवसर दिया कि मैं आपसे अपने कुछ विचार चंद्रशेखर आजाद के बारे में साझा कर सकूं। इन महापुरुषों का चरित्र इतना बड़ा है, कृतित्व इतना बड़ा है, एक वेबिनार में, एक गोष्ठी में इनको समेटा नहीं जा सकता। सिर्फ इतना आग्रह करते हुए पुनः नमन करूंगा कि जो भी लोग सुन रहे हों, क्रांतिकारियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। तत्कालीन परिस्थितियों में जो ग्रंथ लिखे गए उनको पढ़ें। जो संस्थागत इतिहासकार हैं, इन्होंने देश का भला नहीं किया है।
तत्कालीन परिस्थितियों में उपजे हुए इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो परिस्थितियां क्या थी, समाज कैसा था, क्या संघर्ष था, क्या बलिदान था, उनके बारे में हम जान सकेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतनी सुंदर सारगर्भित भाषण के बाद, खास करके भाषण तो नहीं कहूँगा बल्कि मैं उसको मानूंगा कि एक एकेडमिक जो डिस्कशन रहा है, आपने जो जानकारियाँ दी हैं, तो बहुत न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि सभी के लिए, हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी है। और चंद्रशेखर आजाद की केवल हम जन्म से लेके उनका व्यक्तित्व, उनके बलिदान के बारे में जानते थे, इतिहास से जो पढ़ाया गया वही जानते थे, लेकिन आज आपने कई सारे चीज ऐसा बताया जिसमें ये दिखता है कि चंद्रशेखर आजाद जी का सामाजिक और आर्थिक रूप से संघर्ष के दिनों में और खास करके फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल के दिनों में इन्होंने किस प्रकार अपनी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना तथा समाज में जो विकृतियां हैं उसको सुधारना, जैसे आप अंतर में भी कहा है कि वो छुआछूत और इन सबसे ऊपर आर्य समाज के साथ करीब रहना, ये अपने आप में दर्शाता कि ना वो केवल स्वतंत्र होना चाहते थे बल्कि एक लोकतंत्र ऐसा खड़ा करना चाहते थे कि जिस लोकतंत्र में ना भ्रष्टाचार हो, ना पक्षपात हो, ना इस प्रकार की कोई भावनाएं या भाव हो। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अंत में हमारी जो सेशन के कार्यक्रम को सेशन के चेयर कर रहे हैं हमारे कुलपति, आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर से विनती करूंगा कि आप अध्यक्ष भाषण दें। आदरणीय कुलपति सर। धन्यवाद डॉक्टर अतुल महापात्रा जी। आज के इस संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर आलोक कुमार गुप्ता जी, संयोजक प्रोफेसर अतुल महापात्रा जी तथा आज के इस व्याख्यान से जुड़े हुए सभी बंधुगण, सभी छात्रगण। सर्वप्रथम तो मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनका वक्तव्य इतना सारगर्भित, तथ्यपरक और इतना विस्तृत था कि बहुत सारी जानकारियों से आज आपने हम सभी को अवगत कराया, हमारे युवा पीढ़ी को विशेष रूप से आपने अवगत कराया। और वाकई युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेना है आज के इस, विशेषकर आजकल के संदर्भ में, कि जबकि हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे जो पाश्चात्य सभ्यता से संक्रमित हो रही है, जो अपनी जड़ों से कटने का अंदेशा बना हुआ है, उनके लिए ये आत्मबोध का समय है, उनके लिए आत्मचिंतन का समय है कि हमारे इस भारत भूमि से पैदा हुए जो हमारे इस प्रकार जो वीर हैं, जिन्होंने कि लगभग 19 से 24 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वो शहादत को प्राप्त कर गए और मगर अंग्रेजों के सामने गुलामी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। आपने प्रारंभ में आपने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी चर्चा की। अत्यंत प्रसन्नता होती है जब कभी भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की चर्चा होती है। तो वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से महामना मालवीय मिशन से जुड़े हुए हैं, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है। महामना जी के कृतित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में, और आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महामना के संबंधों के बारे में आपने चर्चा की। महामना जी लगभग 10 वर्ष बड़े थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से, इसलिए महात्मा गांधी जी बराबर उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। यहाँ तक कि जब 1915 में जब
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके जब आते हैं भारत में, तो वो लिखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद, भारत में आने के बाद मैं गया बाल गंगाधर तिलक जी से मिलने के लिए, तो तिलक जी की व्यक्तित्व की ऊंचाई इतनी हिमालय की ऊंचाई से भी उनकी ऊंचाई थी व्यक्तित्व की कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए उस व्यक्तित्व को पार पाना मुश्किल था। इसलिए मैं फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गया और गोपाल कृष्ण गोखले जी की व्यक्तित्व की गहराई समुद्र से भी ज्यादा गहरी थी और उसमें गोता लगाना हमारे जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल था। तो फिर आगे लिखते हैं कि फिर मैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास गया और उनकी वाणी में मैंने देखा कि उनकी वाणी में गंगा की धारा की तरह इतनी पवित्रता और निर्मलता थी कि मेरा मन करे कि उसी में मैं गोता लगाता रहूं। तो इस प्रकार का संबंध था महामना मालवीय जी का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में लड़ाई लड़ी गई के साथ साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी विभिन्न अवसरों पर वो भारत माता के एक ऐसे सपूत थे कि वो राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम और सनातन संस्कृति उनके लिए पहले था और उसके बाद उनके लिए व्यक्तिगत या कोई भी उनके लिए कार्य था। सर्वप्रथम जो कि 1919 का जो जिक्र आता है, सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 जो जालियांवाला कांड हुआ था, जिस जालियांवाला कांड के बाद से चंद्रशेखर आजाद और बाकी सारे क्रांतिकारियों का खून उबलने लगा कि जालियांवाला कांड की जो घटना हुई थी। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जालियांवाला बाग की घटना के बाद कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी वहां पर अमृतसर जाने के लिए। वो राष्ट्रभक्त महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे कि जालियांवाला बाग के घटना के बाद वो दूसरे ही दिन वहां पर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर अपने घर में उनको घुसने नहीं देता है, तो चौकी लगा करके, लकड़ी की चौकी लगा करके कई रात वो बिताते हैं और पेड़ के नीचे सोते हैं रात को, और हर वो उस घर में जाते हैं जहाँ की घर का कोई न कोई व्यक्ति शहीद हुआ होता है और पूरी उसकी सूची तैयार करते हैं। और उसके बाद महामना जी जब शिमला की असेंबली में लगभग 4 घंटे तक अविरल रूप से अपना प्रहार करते हैं अपनी वाणी से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में, तो ब्रिटिश सरकार दूसरे दिन वहां के न्यूज़पेपर में इस प्रकार का निकलता है कि असेंबली का, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ता है और वहां पर जो स्क्विथ थे, वहां पर प्रधानमंत्री चर्चिल थे, विदेश मंत्री, वो बौखला जाते हैं और ब्रिटिश सरकार वहां हिलने लगती है और उनको वहां पर पास करना पड़ता है कि आज ये जो हीनस क्राइम हुआ वो आज ब्रिटिश सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनको पारित करना पड़ता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और अभी चौरी चौरा कांड की बात हुई थी, जब चौरी चौरा कांड में जहां पर की 27 सिपाहियों को, मैं आता हूं चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, मालवीय जी की थोड़ी चर्चा चल गई तो मैं दो शब्द बोल करके फिर मैं लौटना चाहता हूं वहां पर। जब चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी सन 1922 में, वो दर्दनाक घटना थी, दिल को हिला देने वाली घटना थी। 27 पुलिस उसमें जल गए थे चौरी चौरा कांड में, जबकि पूरा चौरी चौरा के थाना को जला दिया गया था। और कोई भारत देश में इतने बड़े से बड़े वकील थे, एक से एक नामी गिरामी वकील थे, कांग्रेस के वकील थे और सब वकील थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति से सन 1922 और 23 में उन्होंने कुलपति का चोंगा उतार करके उन्होंने वो हिम्मत लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच के सामने उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने वो अपना एडवोकेसी की, इस प्रकार से कि ये इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के इतिहास में ये पहली घटना है कि जब मालवीय जी के वक्तव्य से प्रसन्न होकर के, उनके मालवीय जी के अभिभाषण से, उनके बहस से प्रसन्न होकर के दोनों जो जज थे स्टैंडिंग ओवेशन दिए। शायद पहली घटना होगी पूरे भारत के इतिहास में कि जज ने खड़े होकर के कहा कि इतना इतना बढ़िया हमने कभी भी अभिभाषण और कभी भी बहस हमने नहीं सुना। और उसमें 156 को फांसी की सजा को उन्होंने समाप्त करवा दिया और कुछ की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में। ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे कि क्रांतिकारियों के प्रति उनका कितना समर्पण था, कि उनके देशभक्ति का उनके अंदर भाव था। तो आज हम शहीद बलिदान दिवस, उनके अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के
जन्म दिवस के अवसर पर हम याद करते हैं भारत के तमाम उन बलिदानियों का, बलिदानी वीरों का आपने नाम लिया। भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खान का, खुदीराम बोस का, उसमें से एक ठाकुर रोशन सिंह भी थे, और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का आपने सबका नाम लिया कि ये सब के सब तमाम वीर 19 वर्ष से लेकर के लगभग 24-25 वर्ष की अवस्था में या तो फांसी हो गई, चाहे वो शहादत को प्राप्त हुए, क्योंकि वो इस मिट्टी से उनको इतना प्यार था। और आपने बड़े अच्छे तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल जी के उस शेर को आप उन्होंने कहा, हम लोग भी स्कूल में सुना करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। ये कहते कहते वो हमारे वीर थे, क्रांतिकारी वीर थे कि फांसी के फंदे तक झूल गए, मगर जरा भी उनको आंच नहीं आई। सरदार भगत सिंह भी बराबर यही चाहते थे, वो गिरफ्तार हो जाना चाहते थे कि मैं न्यायालय में जाऊंगा, मैं भारत माता की जय करूंगा, फांसी के फंदे तक जाते जाते मैं भारत माता की जय करूंगा, मगर कभी भी मैं अंग्रेजों की गुलामी में स्वीकार नहीं करूंगा। तो हमारे यहाँ भारत वीरों की भूमि रही है, ये तो वीर भोग्या वसुंधरा रही है, इसकी एक परंपरा है। जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह को हम सभी जानते हैं। वीर सावरकर का आपने जिक्र किया कि वो किस प्रकार से यहाँ से इंग्लैंड तक हर जगह पूरे उन्होंने धूम मचा दिया और पूरी अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला करके उन्होंने रख दी। तो आज हमें आवश्यकता है ऐसे बलिदानी सपूतों को याद करने के लिए, मगर जैसा आपने कहा कि इतिहास ने न्याय नहीं किया इन वीर सपूतों, और हमारे वो जैसे जितने हमारे राष्ट्रभक्त रहे, जितने हमारे राष्ट्रभक्त कभी भी रहे, उनके अंदर में भी ये बराबर ठेस रही कि हमारे इन बलिदानों जो जत्था था बलिदानी पुरुषों के साथ न्याय नहीं किया गया। इतिहास को हमें फिर से लिखने की जरूरत है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, कलम आज उनकी जय बोल में जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। और जो आपने इतिहास की बात की, तो वाकई तो इतिहास ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया कि हमारे जड़ से हम कटते चले गए। उसके लिए भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सटीक लिखा है, अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है इनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आज आपने अपने इतने सुंदर वक्तव्य से आपने उनकी जय जयकार की, आपने उन बलिदानियों की जय जयकार की, आपने भारत माता के उन वीर सपूतों की जय जयकार की। तो वास्तव में जो हमारे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी सीख लेगी कि हमारी जो भारत की अपनी संस्कृति है वो हजारों वर्षों की संस्कृति है, और इस संस्कृति को अंग्रेजों ने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को जितना छिन्न भिन्न किया, उससे पहले किसी ने बहुत आक्रांता आए, कुछ भागों में हमारी संस्कृति को उन्होंने संक्रमित करने का प्रयास किया, मगर अंग्रेजों ने, जो कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, इस सोने की चिड़िया को उन्होंने उस नीचे से नीचे इकोनॉमिक स्तर के धरातल पर पहुंचा दिया। तो आज हमारे देश में इतने वीर सपूत थे जिनके बदौलत हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ। आज पुनः आवश्यकता है इतिहास को सही ढंग से लिखने की आवश्यकता है कि जो हमारे जो वीरों की एक परंपरा रही है, जो वीर जो हमारे देश प्रेम को जो उन्होंने उतना जगाया, आज पुनः हमको देश प्रेम को जगाने की जरूरत है। अभी गुप्ता जी ने मैथिली शरण गुप्त की बातें इन्होंने कही बड़े सही ढंग से कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, वो बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये भी एक समस्या है, हमें विचार करना है। आज हमारी युवा पीढ़ी जा किधर रही है? आज हमारी युवा पीढ़ी को पाश्चात्य सभ्यता से संक्रमित होना है, या हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जो हमारी जड़ें हैं, जो जिन वीरों ने अपने खून से इस देश को सींचा, इस देश को आजादी दिलाने के लिए, उनको जैसे आपने उनके राह की बात की कि चंद्रशेखर आजाद जी को जब अंग्रेजों से मुठभेड़
हुई तो मुठभेड़ के बाद से उन्होंने अंतिम गोली से अपने को मारा, और जब अंग्रेजों ने उनको जलाया, वहां पर संस्कार किया प्रयागराज में, तो उनकी राख के लिए लूट मच गई, वहां पर लाखों की जनता इकट्ठा हो गई। तो आज हमें सीख लेने की जरूरत है कि ये भारत की धरती उन बलिदानियों की धरती है, और हमने तो देश की ऐसी परंपरा रही है कि कभी भी भारत देश की कभी भी विस्तारवादी परंपरा नहीं रही है, और कभी भी जिसने भी हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है हमने उसका जवाब दिया है, क्योंकि हमने हमारी तो गुरुकुल की परंपरा रही है, वहां भी हम शस्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा हम लेते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतम शस्त्रोधनु, हमारे यहाँ आगे 4 वेद है, ज्ञान है, तो हमारे पीछे धनुष बाण भी है। हम शस्त्र और शस्त्र की दोनों की शिक्षा लेते हुए चलते हैं। ये हमारी संस्कृति में है, और हमारी संस्कृति हजारों वर्षों की पुरानी है, और हमारा देश तो सहिष्णु शुरू से ही रहा है, हमारा देश शुरू से ही शांति प्रिय रहा है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं चंद्रगुप्त में, जब कार्नेलिया जब कहती है ग्रीक की सेना के सामने, और यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारा तो वो देश है कि पूरे विदेशों में जहां जहां से लोग भगाए गए उनको शरण हमारे देश ने दिया, मगर हमारे देश के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये हमारी एक परंपरा है। तो आज का दिन हम सबके लिए एक पुण्य दिन है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को हम याद करते हैं, और उसके साथ साथ हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल सबको याद करते हैं। हम वीर सावरकर जी को याद करते हैं। आज के दिन ही हम आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी याद करने का दिन है। उनका भी उन्होंने विदेशों में जाकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और उनका भी था कि अंतिम बूंद की खून की अंतिम बूंद तक हम लड़ेंगे। दूसरे देश में जाकर के उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। वो क्रांतिकारी लोग हैं। आज इतिहास मांगता है कि हमारे ये जो क्रांतिकारी हैं इनकी गाथा लिखी जाए। जो पुराना इतिहास था और इस प्रकार और प्रयास हो रहा है। हम एक बार मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है चंद्रशेखर आजाद के देश प्रेम से। उनके अंदर जो देश प्रेम की भावना थी, वो देश प्रेम की भावना को आज सबके अंदर लाने की आवश्यकता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने छात्रों से कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेन विद्या देशभक्ति आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। कहते थे मालवीय जी की देशभक्ति, देश प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो हर व्यक्ति के अंदर, हर युवाओं के अंदर आज विशेष से अच्छा उपयुक्त कुछ नहीं होगा कि हम हमारे जो वीर योद्धा रहे हैं, जो बलिदानी रहे हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा ग्रहण करें, उनकी जीवनी से हम प्रेरणा ग्रहण करें, और ग्रहण करते हुए फिर से हम अपने जो सशक्त भारत है, समर्थ भारत का हम निर्माण करें। इस अवसर पर मैं अपनी स्वरचित 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा आप सबके समक्ष चौरी चौरा कांड के ऊपर, और विशेष करके जालियांवाला बाग के ऊपर कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दोनों उस संदर्भ में क्या किया, उसके चंद पंक्तियां हैं अपनी स्वरचित। देशभक्तों की शहादत को जलियांवाला बाग कह रहा, ये युवाओं के लिए संदेश है। विशेष करके आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बलिदानियों से, देश प्रेमियों से उनको संदेश लेने के लिए ये पंक्तियां हैं। देशभक्तों की शहादत को जलियांवाला बाग कह रहा, अंग्रेजी फौज की क्रूरता से जब पूरा देश था उबल रहा, महामना अविरल वाणी से 5 घंटे तक किए प्रहार, चर्चिल हिल गए, स्क्विथ हिल गए और हिली ब्रिटिश सरकार। चर्चिल उस समय विदेश मंत्री थे, स्क्विथ उस समय प्रधानमंत्री थे। ओजस्वी वक्ता महामना की देशभक्ति का ध्यान करें, हे युवा राष्ट्र के जागो तुम, आओ निज पर अभिमान करें। अगली पंक्ति चौरी चौरा कांड से संबंधित है, जो महामना मालवीय जी का उसमें योगदान उससे। सन 1922 चौरी चौरा की जहाँ की असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी से, ये हमारे क्रांतिकारी वीर अलग हो लिए।
सन 1922 चौरी चौरा सजा मौत पाए भारत के लाल, तत्कालीन कुलपति महामना ने लिया कदम तो बेमिसाल, उतार चोंगा कुलपति का वकील बन गए ढाल, ऐसी बहस की न्यायालय में 156 छूट गए बाल बाल, ऐसे देशभक्त महामना का आओ मिल गुणगान करें, हे युवा राष्ट्र के जागो तुम आओ निज पर अभिमान करें। आज हमारे देश के युवाओं को जागने की जरूरत है और जो बलिदानी जत्था था, जो देश प्रेमी थे, उनसे आज हमको ग्रहण करने की जरूरत है। देशभक्ति की भावना को अपने अंदर लेने की जरूरत है, अपने आत्म प्रेरित होने की आवश्यकता है। तो आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आज के अपने जो वक्ता हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, इतने सुंदर उनका व्याख्यान हुआ, विशेष करके हमारे युवाओं के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी भाग लेने वाले हैं, सबका आभार जताता हूं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से। और आयोजक मंडल विशेष करके प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन करवाया और इतने अच्छे वक्तव्य अपने मुख्य वक्ता जी का हमको सुनने को आज प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारे जो कुलपति महोदय हैं वो न केवल एक साइंटिस्ट है, बल्कि इनकी गहरा अध्ययन और रुचि इतिहास, संस्कृति और भारतीय संस्कृति के साथ साथ बहुत गहरा अध्ययन और रुचि है। तो जब भी सुनते हैं कुछ नया चीज वो हम हमारे समक्ष रखते हैं, ताकि हम जैसे नया युवा वर्ग और हम जैसे नए टीचर्स को हमें इनका प्रेरणा स्वरूप एक अच्छा मार्गदर्शक के नाते हमें मिलता है। तो बहुत बहुत आपकी मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो कार्यक्रम की अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि औपचारिक रूप से मैं निवेदन करूंगा हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम डॉक्टर चारुलता मैडम से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर आयोजित परिचर्चा बलिदानी चंद्रशेखर आजाद व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपना विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किया और हमें उनके जीवन से जुड़े बहुत गूढ़ तथ्यों से अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चेयर ऑफ द सेशन हमारे कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने सर अपने अध्यक्षीय शब्दों से हमें देश भावना की अग्नि प्रज्वलित कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम का शुरुआत हमारे कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्त जी ने की। जैसा कि प्रोफेसर प्रकाश सिंह ने भी बोला कि वो डर गए थे कि आप उनके लिए कुछ शब्द छोड़ोगे या नहीं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा ही आपकी बहुत अच्छी कविताओं सुनते आए और हम वेट करते हैं आप जब बोलते हैं। तो अब मैं इस कार्यक्रम के आयोजक एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अतुल महापात्रा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। जैसा कि वीसी सर ने बोला कि हमें आपने बहुत अच्छा व्यक्ता दिया सुनने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और विद्यार्थियों को आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग करने के लिए प्रोफेसर मनीष जी एवं आईसीटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम के सभी श्रोतागण का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। खूब खूब आभार छे। मैं एक भारत शेष भारत की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आजाद जी के कहे कथन, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है, इस कथन के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद।